Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. We forgive them. 8 दफा इस साल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। जनरली प्राइसेस लोग कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के उन ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात कर रही है जो अमन चाहते हैं, जो गैर मुसल्लह होना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा है कि कुछ ग्रुप्स के साथ बातचीत हो रही है और अगर वो हथियार डालते हैं, गैर मुसल्लह होते हैं, तो उन्हें आम मुआफ़ी भी दी जा सकती है। इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है कि किस तरह से पार्लियामेंट को बाईपास करके आपने तालिबान को माफ़ी देने का ऐलान कर दिया। वो तालिबान के जिनके हाथों पर हज़ारों पाकिस्तानियों का खून है। और इसके साथ साथ इससे पहले भी जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ऑफ़र दी थी तो पर्टिकुलरली जो APS पेशावर के जो शहीद होने वाले बच्चे थे उनके वालिदैन की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया था कि वो तालिबान जिनके हाथों पर उन मासूम निहत्ते बच्चों का कत्ल का उनका खून है, उन्हें आप कैसे मुआफ़ कर सकते हैं। तो इस पर क्या पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेना चाहिए था? गवर्नमेंट को जो फैसला करने जा रही है वो बेहतर है या गलत है? जो भी है, बहरहाल इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिबेट करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पे इजाफा गवर्नमेंट करती जा रही है। और इस पर पहले तो खान साहब कहा करते थे कि ये तो बड़ा आसान काम है, कीमतें बढ़ा के मुल्क चलाना ये तो कोई भी कर सकता है। और इस पर वो माजी में हुकूमतों को चोर और डाकू कहा करते थे। आज हुकूमत ये काम खुद क्यों कर रही है? जो मवाजना दिया जा रहा है इस वक्त के पूरे इस रीजन के अंदर पाकिस्तान जो है वो बाकी मुल्कों से कम कीमत पर पेट्रोल फराम कर रहा है, तो ये मवाजना ये भी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। कुएँ की खरीद जो है, क़ुव्वत ख़रीद इस रीजन के अंदर दीगर ममालिक से जिनसे हम मवाजना करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत का, उनके मुकाबले में पाकिस्तानियों की कितनी कम है। और ओवरऑल महंगाई की शरह जो है वो भी मुवाजना करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, दीगर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या है। ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से, उनकी तोसी के हवाले से। गवर्नमेंट जो है अब उसने फैसला ये किया है, जो तफसीलात सामने आ रही है कि जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रर नहीं होता, मौजूदा चेयरमैन नैब यानी जावेद इकबाल साहब जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस हवाले से ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया जाएगा। और फाइनली नून लीग में कौन किससे खौफजदा है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमर जमान खैरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं। और हमें सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है और सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं तालिबान के हवाले से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर खून रेजी की, हज़ारों पाकिस्तानियों का खून है उनके हाथों पर। हुकूमत पाकिस्तान उनसे बातचीत कर रही है। वो ग्रुप्स जो कि हथियार डालना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आज तस्दीक कर दिया TRT को दिए गए इंटरव्यू में कि हमारी बातचीत हो रही है, वो लोग जो गैर मुसल्लह हो जाएंगे उन्हें माफ़ किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में क्या कहा, जरा सुन लें। Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. On surrendering or Yes, on a reconciliation process. We forgive them and they become normal citizens. अगर वो हथियार डालते हैं तो उन्हें माफ़ भी किया जा सकता है ताकि वो आम शहरी बन जाएं। कमर जमान खैरा साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से इस पर रिएक्शन हमने देखा है। जो इनिशियली एक आया है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके ये फैसला जो है गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया, वो शराइत जो है वो बताई जानी चाहिए जिन शराइत पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, आपकी क्या राय है कि ये होना चाहिए, पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए या फिर होने ही नहीं चाहिए मुज़ाकरात तालिबान के साथ? समर, बात यह है कि जंगों के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं और मुफाहमतें होती हैं, माफिया तलाफियां होती हैं। ये तो एक नॉर्मल अमल है, लेकिन तालिबान का पाकिस्तान के अंदर कोई जायज क्लेम नहीं था। ये किसी और के इशारे पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे और हैं, आज भी कर रहे हैं। इनके साथ अगर आपने डायलॉग करना है तो इनके हाथों पे पाकिस्तान का खून है। हमारे बच्चों से लेके सिपाहियों तक, अवाम से लेके मजहबी तबकात तक, हर बंदे का इससे मुतासर है। और ये वो है जिनके हाथों हमारी अफवाज का, पुलिस का, बाकी लोगों के भी इनकी शहादतें हैं। और हम सिर्फ शहादतों को गिनते हैं, हम वो लाखों की तादाद में जो लोग माजूर हो गए हैं उनको भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी
अगर मुझे ये कमल करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये ऐसे ही रास्ता बनेगा, सबको मारा तो नहीं जा सकता जंगों को खत्म करने के लिए। लेकिन असूल उसका ये होता है कि आप बाकी जमातों से इज्तिमाई जो शऊर है ना, इज्तिमाई जो विजडम है, बिल्कुल, अगर आप उस पे फैसले करेंगे, सब जमातों को साथ बिठा के करेंगे, तो आपके लिए ये फैसले करने आसान होंगे। लेकिन ये हुकूमत का मसला ये है कि ये खुद ही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, इनको किसी से मशवरे की जरूरत है नहीं। पार्लियामान को वैसे भी इन्होंने रबर स्टैंप ही रखा हुआ है, उसको तो ये वैसे ही गैर मोतबर समझते हैं। आइन इनके सामने कोई चीज है नहीं, लिहाजा अल्लाह खैर करे, ये अपने ही विजडम में फैसले करने जा रहे हैं। ऐसे फैसले पाकिस्तान के लिए बहुत दुख का बायस है। जिन लोगों के बच्चे और जिनकी फैमिलियां मुतासर हुई हैं, वजीर आजम साहब को चाहिए था कि उनके नुमाइंदों को जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, उनसे एक मशावरती अमल करते, उनकी जमात करती, और फिर यकीनन कौन था जो कहता कि नहीं जंग करो। यकीनन जमातों ने इस पे बेहतर मशावरत देनी थी। और हम आज भी समझते हैं कि इज्तिमाई विजडम जो है वो चंद लोगों की अब एक शख्सी विजडम से ज्यादा बेहतर होती है। ठीक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, आपकी क्या राय है इस पर? जो कायरा साहब बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसमें वो जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या फिर वो लोग जो ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुए दहशतगर्दी से, उनसे भी बातचीत कर लें, उन्हें भी एतमाद में ले लेना चाहिए। एक कलेक्टिव विजडम हो तो वो ज़्यादा एक बेहतर फैसला हो सकता है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट एक फैसला कर ले अपने तौर पर कि हमारी बातचीत हो रही है, हम उन्हें माफ़ कर देंगे, हम शहरी बना देंगे। मैं बिल्कुल मनो-अन तायद करता हूँ जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा, और उन्होंने बड़ी जायज़ बात की है। देखिए, तालिबान ने पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक जंग का आगाज़ किया, मुल्क के अंदर रहते हुए उन्होंने रियासत के अंदर एक रियासत कायम करने की कोशिश की। और ठीक कहा कायरा साहब ने कि उनके हाथों पे सिर्फ हज़ारों शहदा का, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें मासूम शहरी, बेगुनाह ख़वातीन और उनमें अफवाज पाकिस्तान के नौजवान भी शामिल हैं, सिर्फ वही नहीं है, उन्होंने बहुत से घर उजाड़े हैं कई हवालों से, उन्होंने बहुत से माजूर और ज़ख्मी छोड़े हैं, उन्होंने लोगों के जहनों पे और उनके दिमागों पे ऐसे अनमिट खौफनाक नकूश छोड़े हैं कि इसे इतनी जल्दी रिकंसाइल किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये नेशनल सिक्योरिटी पे या नेशनल इंटरेस्ट में ये काम करना ही है तो सही बात है, आपके पास पार्लियामान मौजूद है। फिर अगर आप कहते हैं कि जी नहीं, कुछ सेंसिटिव इश्यूज अटैच्ड है, हम उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं कर सकते, तो पार्लियामान ने एक कमेटी बना रखी है जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहा जाता है, जिसमें पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। और जब ये अफगान इशू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान में इनहला होने जा रहा है, तो उसमें एक मीटिंग बुलाई गई जो कि तकरीबन 9 घंटे जारी रही। वो 3 बजे शुरू हुई और रात 12 बजे जाके वो खत्म हुई। तो क्या ये भला ना होता कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ही दोबारा बुला लिया जाए और उसके सामने ये एजेंडा रखा जाए, और उसमें जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, अस्करी अदारे हैं या हुकूमत पाकिस्तान के ऐसे महकमे या ऑर्गन्स हैं जो कि इससे मुतासर रहे हैं या हो सकते हैं, तो बहुत बेहतर हल होता। लेकिन ठीक फरमाया मेरे भाई ने कि ये सोलो फ्लाइट के कायल हैं। मुझे तो हैरानगी है कि अभी तक ये वापस क्यों मुतालबा नहीं आया कि हम ये 62 के आइन पे जाना चाहते हैं और हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है। प्रैक्टिकली तो इस वक्त जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है कि पार्लियामान में लेजिस्लेटिव बिल्स पेंडिंग होते हैं, ऑर्डिनेंस आ जाता है, पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता, प्राइसेस के ऊपर बात नहीं करने दी जाती, इनके मिनिस्टर्स नहीं आते कि वो आज इतना अहम इश्यूज थे, महंगाई से, रुपए की गिरावट के हवाले से, दोनों ऐवानों में बाइकआउट हुए हैं हुकूमती वज़रा के रवैये की। ये जो राय अली मोहम्मद खान साहब अपने दोनों जो अपोजिशन के हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों की राय है कि ठीक है, बातचीत करें, इसमें कोई गलत नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन जो एक ड्यू प्रोसेस है, आप दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी की तो जो सरबराह थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो खुद दहशतगर्दी का निशाना बनी, तो उन जमातों को भी अगर आप एतमाद में ले लेते तो ज़्यादा एक बेहतर तरीके से ये बातचीत आगे बढ़ सकती थी। लेकिन ख़ुद से फ़ैसला कर लेना और ख़ुद ही आगे बढ़ना, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान सिर्फ इस वक्त तहरीक इंसाफ का या आपकी गवर्नमेंट का नहीं, सबका है, हर कोई बराबर स्टेक होल्डर है।
तो वो मुशावरत का अमल क्यों गवर्नमेंट घबराती है? कोई कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट को बाईपास करके ऑर्डिनेंस आप ले आते हैं। इतने अहम मामलात पे यही शिकवा है कि बातचीत करें, उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बड़ा अहम इशू है, तहरीक तालिबान से डिस्कशन की आपने बात की है। बहुत से लोग इस पर उमूमी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन दोनों जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं पोजीशन से, वो संजीदा और तजुर्बाकार सियासतदान हैं और मामलात को समझते भी हैं। जो तालिबान है उसमें बेसिकली देखें, एक तो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है जिसने कभी पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं तोड़ा। बिल्कुल बड़े अरसे तक दोनों तरस के तालिबान को जोड़ा गया आपस में। कुछ मखसूस लोगों की एक सोच है पाकिस्तान में, वो जब वहाँ उनकी हुकूमत अभी आई है और वहाँ से जब कैटेगोरिकली ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने और उनके सुहेल साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि अफ़गानिस्तान सॉइल किसी के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होगी, बल्कि वहाँ उनके ये भी अल्फाज थे कि पाकिस्तान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। तो ये एक बहुत हौसला अफजा बात थी कि अफ़गानिस्तान में जो सेंचुरीज़ थी जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती थी, तो वो बंद होने की तरफ जो इशारा दिया है, ये बहुत, इससे अल्लाह के करम से हम पूरी उम्मीद हैं कि माजी की तरह एक वक्त आएगा कि हमारी मगरिबी सरहद जो है वो महफूज होगी। एक वक्त था कि मगरिबी सरहद पे आपको फ़ौज नहीं रखनी पड़ती थी। बिल्कुल। अब जहाँ तक ये टीटीपी का ताल्लुक है, तो ये एक ऐसा फैक्शन है जिसमें अगर आप देखें तो मोहतरमा जब शहीद हुई थी 2007 में, मेरे ख्याल में दिसंबर 7 ही था ना, तो उसके बाद जब जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो सवात का जब वो एक वाक़यात हुए, आपको सारा याद होगा, तो इनसे तो उस ताज़ा ज़माने में साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ख़ुद जो है वो मुज़ाकरात कर चुकी थी। हालांकि वो एक ऐसा दौर था जिसके बाद स्वात ऑपरेशन हुआ, फिर आपके मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज़ में जिसको फाटा कहते थे पहले, वहाँ ऑपरेशन हुए और मुज़ाकरात भी हुए, ऑपरेशन भी, दोनों स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई। अब इसमें ये है, देखें कि हालात अमन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सोचा गया है हुकूमती लेवल पे, और ये बात इनकी आपकी भी दुरुस्त है, कायरो साहब की भी दुरुस्त है और तारड़ साहब की भी, और इंशाल्लाह हुकूमत इस पर स्टेप लेगी, आपसे मशावरत ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड फैसले होंगे, लेकिन इसमें यह है कि जो वो लोग जो बड़ी तादाद में उनके साथ नेशनल लेवल पे हैं, जिनको कोई बातें करके अपने साथ अगर मिला लिया है, वो अगर आर्म्स ले करते हैं और उनसे बात होती है और मुल्क हमारा मजबूत होता है। असल चीज़ तो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेकाम और अमन कायम करना है। हाँ, जिन लोगों पे कैटेगोरिकली क्लियर केसेस हैं, जो कत्ल मुकातले में मुब्तला रहे हैं, वो तो कोई भी उसको माफ़ नहीं कर सकता, वो तो ज़ाहिर है उनको। इसमें अली खान साहब, जब ये 2 हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बयान दिया था इस हवाले से, तालिबान की माफ़ी का जब बयान दिया था उन्होंने, उनसे बातचीत का, मुज़ाकरात का, तो उस वक्त करदम टीटीपी की तरफ से बयान आ गया था उनके तर्जुमान की तरफ से कि हमने तो पाकिस्तानी हुकूमत से ना कोई माफ़ी मांगी है, ना हम कोई मुज़ाकरात करेंगे। क्या ये कोई स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं टीटीपी के जिनके साथ बातचीत होगी? और इसमें जब पूछा भी गया इंटरव्यू में खान साहब से कि क्या सरेंडर करेंगे वो, तो उन्होंने कहा नहीं कि रिकन्सिलिएशन हो रही है, मुफाहमत हो रही है उनके साथ हमारी, जो हथियार डालेगा जो ग्रुप्स, उनको हम आम शहरी कंसिडर करेंगे। देखिए, ये तो जब इस पर डिटेल डिस्कशन होगी, जो ज़ाहिर है आपके कैमरे के सामने या ओपन फोरम पे तो नहीं हो सकती, वो तो ज़ाहिर है बिहाइंड क्लोज डोर उस पर डिस्कशन होगी, मुल्क के स्टेक होल्डर्स उस पर बैठेंगे, सीनियर क़यादत बैठेगी, अपोजिशन की भी सीनियर क़यादत को पहले भी हमने बैठाया है, जब हम अपोजिशन में थे हमसे भी मशवरा किया गया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपोजिशन को जब एक लेवल पे बात पहुंचेगी तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो इनके पार्लिमानी लीडरान साहिबान हैं उनसे ज़रूर इस पे बात होगी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे इनको साइड पे रख के बात होगी। लेकिन मैं दोबारा ये बात करूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे तो इल्म नहीं है कि कितने स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, क्या है, हो सकता है टॉप लेवल पे कोई एंगेजमेंट हुई हो, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पर या माजी में जो हमने देखा है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, जैसे रॉ मॉ से पैसे अगर किसी ने खाए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के, वो तो कोई 50,000 बंदे तो नहीं होंगे ना, टॉप के कुछ लोग होंगे, नीचे के कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हथियार उठाए होते हैं। हमने बलोचिस्तान में भी ये किया, आगाज़ हकूक़ी बलोचिस्तान में जब जरदारी साहब ने भी एक इनिशिएटिव लिया था, वहाँ भी गुफ्तगू हुई। तो वो लोग जो मेन बड़े क्राइम्स में अगर इन्वॉल्व नहीं है और वो असला रख के
पाकिस्तान अगर मजबूत, अब देखें ना अफगानिस्तान में जो तालिबान ने वहाँ किया है, जो ने आम माफ़ी का ऐलान किया है, तो वहाँ जो लोग समझ रहे थे कि सिविल वॉर होगी, पता नहीं क्या होगा, वहाँ अब अमन की तरफ वो चल पड़े हैं। असल मकसद अमन है, पाकिस्तान की बहबूदी और इस्तेहकाम है। वो चाहे जिस भी तरीके से हो, हमने लड़के भी देख लिया और अल्लाह के करम से मुल्क में अपना अमन बहाल किया है। बिल्कुल, हजारों कुर्बानियां और शहादतें देके बहरहाल ये एक बड़ा रिस्की फैसला होगा। आप और मेरे जैसे आम पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं। जी, ये एक बड़ा रिस्की फैसला होगा। कायरा साहब, मशवरे से पहले हमारे पास एक मिसाल में लेके होगा। हमारे साथ एक मिसाल मौजूद है हमारे पास, एहसानुल्लाह एहसान की। वो आ गया था धारे में और फिर उसके बाद वो फिर भाग गया। आज फिर उसका मौक़िफ़ जो है वो वही है जो पहले था, सरेंडर करने से पहले था या गिरफ्तारी से पहले था। और दूसरा यह है कि ज़ाहिर है वो हथियार डाल के फौरी तौर पर आ जाएंगे, लेकिन उनका जहन जो है शायद वो वही रहेगा जो उनकी सोच पहले है। ये बड़ा रिस्की एक डिसीजन होगा जो हम करने जा रहे हैं। जी कारे साहब, मैंने तो पहले गुजारिश की और तारिक साहब ने भी यही फरमाया है कि इज्तिमाई विजडम से साबका जो लोग इस अमल में रहे उनसे, और जो हमारे इदारों के जो उनका अपनी मेमोरी है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप मशावरती अमल करेंगे तो उससे बेहतरी होगी। रही बात, हमारे दौर में मुज़ाकरात नहीं हुए थे, बल्कि उस वक्त ये था कि सवात और बालाकंड डिवीजन में ख़ास तौर पे वहाँ अपराइज ऐसी हो गई थी, उन्होंने मजहब के नाम पे एक ऐसा लोगों को जज्बाती कर लिया था कि लोगों को उनसे डीलिंग करने के लिए उनका एक मुतालबा जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं था, जिसके साथ वो मुखलिस नहीं थे, वो मुतालबा उस वक्त तस्लीम किया गया, उससे वो डिनाई किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ। ठीक। दूसरा, मैंने कहा कि अल्टीमेटली जंगों के बाद भी ये करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल मेरा जाती दुख है। मेरी लीडर इनके हाथों कत्ल हुई, मेरा भाई उनमें शामिल था उन शहादा में, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने जाती दुखों की बात करें, सारे मुल्क का दुख है। बिल्कुल ऐसा। हाँ, इसमें इज्तिमाई मुशावरत करेंगे तो बेहतर होगा। और जब आगाज़ हुकूमत बलूचिस्तान हुआ था तो उसके लिए तमाम जमातों से, सब स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के बाद फिर हमने वो इनिशिएटिव लिया। ठीक है। बहरहाल यही राय है अपोजिशन की भी कि बातचीत आप करें, लेकिन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके बातचीत आगे बढ़ाएं, बगैर किसी से मुशावरत के। सोलो फ्लाइट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट खुद से फैसला करके आगे ना बढ़े। किन शराइत पे बातचीत होगी उनसे भी दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें आगाह किया जाए। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे महंगाई के हवाले से, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो मुसलसल बढ़ती ही चली जा रही है। गवर्नमेंट का जो डिफेंस है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि खित्ते में सबसे कम कीमत पे पेट्रोलियम मसनूआत हम दे रहे हैं, ये डिफेंस कितना जायज़ है, कितना सॉलिड है, बात होगी मुझसे ब्रेक बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आज पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी भरपूर एहतजाज किया गया अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से, अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से। और जो हुकूमत है वो इस पर अपना डिफेंस से पेश कर रही है कि इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं, बाकी मुल्कों से 17वें नंबर पर हैं हम कीमतों में ज़्यादा होने की वजह से। तो सुनते हैं ज़रा वज़ीर ख़जाना इस बारे में आज क्या डिटेल्स बता रहे थे कि क्यों कीमतें ज़्यादा हुई और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ज़रा सुनते हैं। पेट्रोल की प्राइस 4 रुपए कर दी, डीजल की 2 रुपए कर दी। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 17वें नंबर पे हैं। रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। जो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। नाज़रीन, ये जो हुकूमत ने इजाफा किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, पर्टिकुलरली अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इसमें 7 रुपये का इजाफा बनता था, जिस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम होने की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें थीं। तो ये जो डिटेल्स आपके सामने डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने सेल्स टैक्स जो है वो कम किया है। पिछले जो यानी कि इजाफा था उसमें सेल्स टैक्स 11 रुपये था और इस मरतबा जो सेल्स टैक्स है वो कम कर दिया गया है। और ये आप पेट्रोलियम लेवी देख रहे हैं, पहले 2 रुपये 11 पैसे थी, 1 सितंबर को फिर बढ़ा के ये कर दी गई थी 16 सितंबर को 5 रुपये 62 पैसे। और पेट्रोलियम लेवी आज भी उतनी ही है, 5 रुपये 62 पैसे, ये इसमें कमी नहीं की गई। सेल्स टैक्स में जो है वो सिर्फ 3 रुपये की कमी की गई है, जिससे जो 7 रुपये का आवाम पे बोझ आना था वो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 4 रुपये ही बढ़ाया है।
तो ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हुकूमत से कह रही है कि हम तो इस खित्ते के अंदर जो कीमतें ज़्यादा होने के अतबार से जो ममालिक हैं उनमें 17वें नंबर पर हैं, कीमतें बड़ी कम है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की दीगर ममालिक के मवाजने में अगर देखा जाए, वो कह रहे हैं फिर भी हमने 2 अरब का नुकसान करके आवाम को कम जो पास ऑन किया है जो बर्डन था। समर साहब देखिए, जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इस वक्त गवर्नमेंट ने जो इनकी मौशी बदनज़मी की वजह से जो हमारी रुपए की कदर में कमी हुई है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा। और अभी जिस तरह डॉलर उड़ान ले रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ये 170 क्रॉस किया और आज डॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बुलंद कीमत पे है। और आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो वो फोर्स ही कर रहे हैं कि ये अगले 2 माह में 180 तक ये हिट करेगा। अब आप अगर अपने नेबरिंग ममालिक को देखें तो उनकी कुव्वत खरीद उनकी करेंसी के मुताबिक है। भारत में डॉलर जो है वो आज भी 75-76 पे स्टेबल है। इसी तरह बांग्लादेश में जो उनका टका है वो 84-85 पे, और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश का हमारा अच्छा खासा फर्क था। नेपाल हमसे बेहतर कर रहा है कन्वर्जन के हवाले से। तो जाहिर है जब आप इंटरनेशनल मार्केट को गेज करते हो कीमतों के तनासुब के लिहाज से, तो कन्वर्जन में आके उन्होंने उनकी कुव्वत खरीद का भी तो फर्क है ना। अब आप ये कहें कि जी यूके में तेल जो है वो बिक रहा है, 1 पाउंड जो है वो 220 रुपए का है, लेकिन वहां पे मिनिमम वेज जो है वो भी तो 1500 पाउंड है ना। बिल्कुल। जो 1500 पाउंड है वो गिनने हमारे कितने बन जाते हैं, हमारे यहाँ पे 18,000 रुपए पे आप लोगों को फारिग कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें ज़हन में रखना होती हैं आपने। गरीब आदमी पिस गया है। आज सूरत हाल संजीदगी के समर अब्बास साहब ये है कि आज जब फ्लोर ऑफ हाउस पे इस पे बात करने की कोशिश की गई तो कोई रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर वज़ीर खजाना साहब तशरीफ लाए, वो कुछ लफ्जों का हेर फेर करके चले गए। जब पेट्रोलियम की महंगाई के बारी आई पहले उसको रोका गया उस करारदाद को, जब वो चले गए उसके बाद पेश कर दी गई और इसी वजह से फिर सारों ने वॉकआउट किया। नेशनल असेंबली की भी सूरत हाल ये है। इस तरह से मुश्किल नहीं चलेगी। आप हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद वज़ीर खजाना बदल देते हैं, आप FPR के चेयरमैन बदल देते हैं, आप सारी टीम चेंज कर देते हैं। भाई आप कभी कोई प्रोजेक्ट ले आते हैं, कभी कोई ले आते। शौकत तरीन साहब को तो वजीर खजाना बना रहे, सॉरी सेनेटर बना रहे, वो फिलहाल रहेंगे मेरे ख्याल से वजीर खजाना। वो आपकी जो पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नहीं हुई एंटरटेन। वो तो अभी एक शुरुआत है जी, वो तो अभी शुरुआत है, उसमें तो अभी पता नहीं क्या क्या होना है। बहुत सारी चीजें हैं इस हवाले से, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इनको अपने सबसे जरूरी चीज जो आज है वो गरीब आदमी की दुहाई है, उसकी बददुआएं हैं जो कि इनको खाए जा रही है और किसी का ध्यान नहीं है उस तरफ। आप लफ्जों की हेरा फेरी से गरीब आदमी का पेट नहीं पाल सकते। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, ठीक अली मोहम्मद खान साहब दुरुस्त निशानदेही की है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि जब आप मवाजना करते हैं कि कीमतें हमारी कम हैं नेबरिंग कंट्री से, तो फिर ये भी देखें कि क़ुव्वत ख़रीद में भी बड़ा फ़र्क है। अगर हम मुख्तसर जायज़ा लें तो हमारे पड़ोस में जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश से हम सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, तो बांग्लादेश में फ़ी कस आमदनी जो है वो $2,227 और इंडिया में जो है वो $1961 है। पाकिस्तान में $1279 है फ़ी कस आमदनी। बड़ा फ़र्क है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इसके बाद जब हम बात करते हैं महंगाई की शरह की, एक तो फ़ी कस आमदनी में बड़ा फ़र्क है, दूसरा जो महंगाई की शरह अगर हम देखें ओवरऑल सिर्फ पेट्रोल नहीं दीगर मसनूआत भी जो लोग ख़रीदते हैं, जो दीगर ज़रूरी अशिया ख़रीदते हैं, उसमें भी आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर 8% पे महंगाई खड़ी है, भारत पे 4.6%, बांग्लादेश में 5.9% पर, श्रीलंका में 4.6% पर, नेपाल में 4% पर। तो बाकी चीज़ें भी हम महंगी खरीद रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं खरीद रहे, बाकी चीज़ें भी महंगी हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के तो बड़ा पाकिस्तान के अंदर हालात ज़्यादा ख़राब है। जो आप कंपैरिजन करते हैं वो तो जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। देखिए जब हम ये गुफ्तगू करते हैं तो जो पेट्रोल महंगा हुआ है या जो महंगाई के मसाइल हैं, तो अवाम को तो मसला है, इससे तो हम इनकार नहीं करते। आपस में जब हुकूमत और अपोजिशन प्रो एंड कॉन्ट्रा बात करती है तो पहली तो बात यह है कि उससे बिल्कुल किसी को अवाम को उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हुकूमत जो है उनके मसाइल से बेखबर है या उनको उसकी परवाह नहीं है। बेसिकली जब आप अपोजिशन से इंगेज करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल डायलॉग या डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है।
आवाम को मसला है महंगाई का, पेट्रोल की हाई प्राइसेस का, और हमें उसका एहसास है। क्यों करना पड़ा वो बात सबको पता है, और अभी आपके प्रोग्राम में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसको मान भी लिया कि हम ये मानते हैं कि हम जो ये बात करते हैं ना हुकूमत की गिरदोनवा में, यहाँ पे कंपैरेटिवली पाकिस्तानी रुपये की बात करें कि हमारी उनसे काफ़ी कम है, जो कोई और जो हमारे नेबरहुड में हिंदुस्तान है या बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये जो भी ममालिक हैं। लेकिन ख़ुद ही ये भी बात कर दी कि क़ुव्वत ख़रीद कम है। अब जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो तो इंटरनेशनल मार्केट की वजह है। क़ुव्वत ख़रीद क्यों कम है, ये कभी आपने सोचा? क्या 3 साल में हमने क़ुव्वत ख़रीद कम की है? जो 30 साल की मिस गवर्नेंस हुई है वही तो वजह है जो पाकिस्तान का रुपया खोखला हुआ। और हम जब हुकूमत में आए, बेशक अभी आप साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब को ले लें, वो भी इस प्रोग्राम में वही बात करेंगे जो मैं आपको कर रहा हूँ कि जब इनिशियली हमारी हुकूमत को कुछ चंद महीने गुजर गए तो फिर बाद में असद उमर साहब ने बात हमें भी बताई काबीना में, मतलब हम लोगों को नहीं बताया था, खान साहब से उनकी डिस्कशन होती रहती थी कि इतने दिगरगू हालत थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कि उन्होंने हमें बताया कि मैं काबीना में आपके सामने ये बात नहीं करना चाहता था कि पैनिक ना फैले मुल्क में। तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान तो सन 47 में आज़ाद हुआ, हमें हुकूमत मिली 2018 में। 2018 में 70 साल बाद हुकूमत पाकिस्तान बनने के हमें जब हुकूमत मिली तो आपके पास 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। तो मुशर्रफ को भी गए हुए 10 साल तो गुजर चुके थे, बीच में 5 साल पीपी और 5 साल नून लीग के गुजर गए थे। ये वो मसाइल हैं कि जब आपने पाकिस्तान के ख़जाने को, मईशत को कमज़ोर करा और वहाँ पे जो करप्शन एक बहुत बड़ा उसमें रोल था, प्लस सिर्फ करप्शन नहीं, मिस गवर्नेंस और करप्शन आपके दौर में रुक गई है, क्या खत्म हो गई है? आज सेनेट में आज एक और इशू पे बहुत शोर मचा। हाँ ठीक है, उस पर आप बात देखें, उस पर बात कर सकते हैं, हमें उस पर लड़ने की ज़रूरत नहीं, आप हमें बताएं ताकि हम उस पर बात करें, कि एंगेज करें। आज सेनेट के फ्लोर पे समर साहब आपने देखा होगा एक और इशू पे बड़ा जोर पड़ा और उस पर बहुत जो है तेज़ बयानात आए हमारी तरफ से, मैं जवाब दे रहा था और उनकी तरफ से भी शोर हुआ। मैं सिर्फ इतनी बात की, फैक्ट्स फिगर सामने रखे इनकी तरफ से। सेनेट में मुश्ताक साहब का शायद सवाल था जमात इस्लामी के कि स्टील मिल जो है वो तबाही के दहाने पे है और तबाह बर्बाद कर दी गई है और उसका आगे क्या होगा। जब मैंने फैक्ट्स फिगर सामने रखे कि मुशर्रफ साहब जब हुकूमत छोड़ के गए, हालांकि वो डिक्टेटर था, हम में से किसी का पसंदीदा नहीं था, वो डिक्टेटर था, लेकिन 2007-8 में जब वो गया तो 9 अरब रुपए का प्रॉफिट कमा रही थी, 9 अरब सालाना कमा रही थी। और मुझे तो हमारी हुकूमत आई तो 2015 में मियां साहब इसको बंद करके गए, प्रोडक्शन जीरो हो गई। सर मामला ये कि वो सारी चीजें आप पिछले हुकूमतों में नहीं डाल सकते। आप 3 साल से आप खुद हुकूमत में गया। मैं छोटी सी आपके सामने एक चीज रखता हूँ, एलपीजी की कीमतों में भी ठीक ठाक इजाफा हो गया है, 20 रुपये से जायद का। और उस पर इमरान खान साहब ने, ये 1 सितंबर की खबर मेरे सामने पड़ी है जिसमें इमरान खान साहब ने काबीना के अंदर वजीर ख़जाना को और हमाद अजहर साहब को ये बड़ी खास हिदायत जारी की थी कि एलपीजी की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, जो निचले तबकात हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन फिर भी एलपीजी की कीमतों में ठीक ठाक इजाफा, सिलेंडर के साथ 350 रुपये इजाफा हो गया है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, गरीब लोगों ने इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये चीज़ें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। और मैं थोड़ा सा ज़रा है, लेकिन सर मैं थोड़ा सा ज़रा बता दूं, 3 साल आपको इक़्तिदार में हो गए हैं। इमरान खान साहब पिछले 3 साल से अवाम को होप पे होप दिलाई जा रहे हैं कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, मुश्किल पीरियड खत्म हो जाएगा। ज़रा सुन लें खान साहब किस तरह की होप्स अवाम को दिलाते आ रहे हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा इसके बाद भी आके कि ये जो होप दिला रहे अब हालात ठीक होंगे, वो कब होंगे, ज़रा सुन लें। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जो मैंने 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा है, 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल है। ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन 2020 एक इस मुल्क का अब आगे बढ़ने का वक्त है। 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। 2 महीने में और बहुत काम आपके सामने आ जाएंगे, तो 3 साल में शक्ल बदली होगी। कोई फिक्र ना करें, पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है। समझ नहीं आ रही ये आने वाला जो दौर है ये कब खुशहाल दौर आएगा। मैं अली खान साहब जरा कायरा साहब की राय पे मैं ले लूँ। कायरा साहब, लग रहा आपको ये 2 साल के अंदर कोई हालात बदल जाएंगे? 3 साल से हम खान साहब की सुन रहे हैं बात के, होप दिला रहे हैं मुसलसल के हालात ठीक होंगे, बेहतर होंगे, कोई होते नजर आ रहे हैं आपको? अगर तो खान साहब अपना कोई एक वादा भी पूरा कर देते या उसकी तरफ सफर करते तो फिर भी उम्मीद होती। मुझे तो उम्मीद नहीं है, इसलिए कि खान साहब अपने हर वादे से यू टर्न ले चुके। लेकिन एक चीज और भी जरा साथ देते चलिए
खान साहब ने जब कौम से वोट लिया, ये उनको वोट दिलाया गया, तो वो वोट लेते हुए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बिजली के ऊपर इतना टैक्स है, ये टैक्स हम अबॉलिश करेंगे। ये असद उमर साहब और इमरान खान साहब की तकारीर है और इनका मैनिफेस्टो है जिसपे इन्होंने वोट लिया। तेल के ऊपर इतना टैक्स होता है, हम टैक्स खत्म करेंगे, तेल सस्ता करेंगे, फला इतना सस्ता करेंगे। भाई, हम जिस दौर में हुकूमत में आए थे 2008 में, पाकिस्तान दहशतगर्दी के शिकार था। आधे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई थी, सारे मुल्क के अंदर बम फूट रहे थे। कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, कोई खरीदार आने को तैयार नहीं था। इसके बावजूद हमने वो जंग भी लड़ी थी और आलमी मंडी में बहरान आ गया था माली। तेल की कीमतें अभी तो $80 हुई हैं, हमारे दौर में तो $148 तक चली गई थी। उस हिसाब से तो हमें फिर चाहिए था कि हम कोई 200 रुपए लीटर तेल कर देते। हमने तो सारा कुछ अवाम पे पासान नहीं किया। यही काम होता है हुकूमतों को, कहां से लाना है कि हमने जी नुकसान बर्दाश्त किया। यानी ये ऐसे है जैसे वजीर खजाना ने या वजीर आजम ने जाती जेब से दिया। तो भाई हुकूमत का कौन सा नुकसान होता है? जो रिलीफ आपने अवाम को देना है, ये अवाम के पैसे के ऊपर आप बैठे होते हैं। सो ये लफ्ज बदलने का कम कि हमने नुकसान उठाया। आप ये कह दिए हमने हुकूमत के खजाने से इतना दिया। तीसरी गुजारिश ये है कि ये जो सेल टैक्स है, ये जो पेट्रोलियम लेवी है, जब आप बजट करते हैं ना अगले साल की आप डिमांड को या उसकी जो होती है सेल प्रोसीड कंजम्पशन को, तो उसके ऊपर आप फोरकास्ट होता है कि आपको पेट्रोलियम लेवी से इतना आएगा, आपको सेल्स टैक्स से इतना आएगा। अगर आप रेट बढ़ा देते हैं और प्रोपोर्शनेट रेट से आप सेल्स टैक्स भी बढ़ाते हैं, इनकम टैक्स भी बढ़ाते हैं, तो फिर आपकी इनकम बढ़ जाती है। अगर आपने अपना सेल टैक्स वहीं फ्रीज रखा है तो आपकी बजटेड अमाउंट तो वहीं के वहीं रही। नुकसान कहां से हुआ आपका? आपकी जो फोरकास्टेड थी वो तो वहीं की वहीं रही। जो ऊपर प्रोपोर्शनेट इजाफा होना था वो आपने नहीं किया, ओके, लेकिन ये आपने कौन सा एहसान कर दिया? ओ भाई, आप फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमसे ज्यादा महंगा है तेल। हिंदुस्तान की कोई 40-50 के करोड़ के करीब उनकी मिडिल क्लास है। उनकी तकरीबन 35% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। वो 20% उनके लोअर मिडिल क्लास है उनके, और वहां उनके ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन कायरा साहब ये भी हो सकता है ना, ये जो गवर्नमेंट मुसलसल हम इजाफे पे इजाफा ही देखते चले आ रहे हैं। हर महीने यकम को भी इजाफा होता है 2 रुपए से लेके 5 रुपए के दरमियान, फिर जाके 15 तारीख को दोबारा से फिर इजाफा होता चला आ रहा है। मुसलसल इजाफे पे इजाफा, एक महीने के अंदर 9 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है और आगे भी शायद बढ़ती ही चली जाए, क्योंकि सर गवर्नमेंट को ये नजर आ रहा है ना कि कोई उस तरह से शोर शराबा नहीं है। 1 आध 2 दिन होता है, फिर खामोशी हो जाती है, ना पोजीशन बोलती है ना कोई और बोलता है। वो एक और इशू है, उसमें बात करते हैं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर वहां जो सबसे बड़ा इशू है, जो खाने पीने के अशिया है, वो हमसे सस्ती है। आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से खाने पीने के अशिया मंगवाता है, सब्जियां मंगवाता है, बाकी चीजें मंगवाता है, क्योंकि वहां सस्ती है। वहां के किसान को तो सब्सिडाइज तेल मिलता है, उसको तो सब्सिडाइज बिजली मिलती है, उसको तो पाकिस्तानी किसान की तरह जो महंगी खादें नहीं मिलती, महंगा बीज नहीं मिलता, महंगी बिजली नहीं मिलती, महंगा तेल नहीं मिलता। लिहाजा उसकी इनपुट कास्ट कम होती है, वो चीजें सस्ती बेचता है। और हिंदुस्तान के अंदर 18,000 नहीं, उनकी जो आम आदमी की इनकम है वो हमसे ज्यादा है। एग्रीकल्चर पे बेस्ड उनके जितने लोग हैं उनकी लाइफ हमसे बेहतर है। सो अपने मुल्क के हालात के मुताबिक आपने फैसले करने होते हैं। हम जब हुकूमत में थे, आलमी बहरान था, दुनिया में सारी मंडियां बैठ गई थी, एयरलाइंस खत्म हो गई, बैंक बैठ गए थे। इसके बावजूद हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ाई थी, हमने पाकिस्तान के लोगों को तनख्वाहें भी दी थी, हमने किसानों को पैसे भी दिए थे, फसलों की कीमतें भी दी थी। लिहाजा आप कुछ ना कुछ आप आलमी इदारों को भी लेके चलेंगे, यकीनन उनकी बातें भी आपको माननी होंगी। अब तो सर ये भी एक राय है कि ये जो रुपया डिवेल्यू हो रहा है मुसलसल, ये IMF के साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसके तहत हम रुपए की गिरावट मुसलसल हम देख रहे हैं और वो हो रही है जानबूझ के, कि अंडरस्टैंडिंग IMF के साथ। सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट बेसिकली कुशन होती है। अगर आपने हमारे जैसे दुनिया में अमेरिकन इकोनॉमी जो है या यूरोप की इकोनॉमी जो है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी चलती है, सही है, वहां से डिमांड एंड सप्लाई के तहत चलेगा। वो भाई पाकिस्तान डिमांड एंड सप्लाई के तहत नहीं चल सकता। हम वो इकोनॉमी नहीं है। ठीक, मुझे सर एक मुख्तर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से कि हुकूमत मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दे पाएगी या फिर अब मुशावरत के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि मुशावरत की जाए अपोजिशन के साथ। हुकूमत एग्जैक्टली करने क्या जा रही है, अली मोहम्मद खान साहब से जाने के मुख्तर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात कर लें चेयरमैन नैब के हवाले से। हुकूमत ने ये फैसला किया है, ये खबर सामने आ रही है कि मौजूदा चेयरमैन नैब तब तक अपने ओहदे पर रहेंगे जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रर नहीं होता। इस हवाले से अब तक की डेवलपमेंट्स तो यही थी कि गवर्नमेंट मुशावरत नहीं करेगी अपोजिशन के साथ, बल्कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून ही चेंज कर देगी जिसमें मुशावरत नहीं होगी, और मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत दोबारा 4 साल के लिए बढ़ाने के लिए, उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। लेकिन अब कुछ देर पहले खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि शायद हुकूमत अब फैसला कर रही है कि दोबारा मुशावरत की जाए अपोजिशन के साथ। तो अली खान साहब ज़रा बता दीजिएगा कि जॉइंट सेशन में जो आपने लाना था, बिल लेके आना था नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए, वो कब आ रहा है? और ख़बरें जो ये आ रही हैं कि गवर्नमेंट मुशावरत कर रही है चेयरमैन नैब के तकर्रर के हवाले से अपोजिशन के साथ ये फैसला कर रही है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं किसी चेयरमगोई का तो हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक कोई फाइनल फ़ैसला नहीं होता और काबीना की तरफ से डायरेक्शन नहीं आती, डिस्कशन में है, काफ़ी दिनों से ये इशू डिस्कशन में है। ऑर्डिनेंस एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन लेट्स वेट। अभी आने वाले मंगल को दोबारा जो है वो काबीना का इजलास होगा, तो हो सकता है वहाँ तब तक ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। देखें, नैब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है और इसके लिए हमें जो भी फ़ैसला करना है वो इस बात को भी हमने नज़र में रखना है कि जो केसेस शुरू हुए थे और वो जो मोहतरम चेयरमैन हैं उनके, जावेद इकबाल साहब, उनके दौर में काफ़ी मैच्योर स्टेज पे पहुंच गए हैं। ये मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि कोई काबिल लोगों की मुल्क में कमी है, लेकिन जो वो केसेस लेके चले हैं तो एक सोच ये भी पाई जाती है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। क्योंकि हमारी तो राय ये है कि बहुत ज़्यादा जो करप्शन हुई है उसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी अभी तक होनी चाहिए थी। बहरहाल वो अपनी कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन इशू अब ये ऐसा है कि इसमें ये बात भी की गई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब का, कि उन पे और उनकी जमात के बहुत से लोगों पे, लेकिन बिलखुसूस उन पे करप्शन के चार्जेस हैं। अगर उनको हम इस पे मशावरत करते हैं तो क्या ये उस मुरव्वजा उसूल के खिलाफ नहीं होगा? सर वो तो था, लेकिन अब तो खबरें ये आ रही हैं कि जो आपकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में काफ़ी सारे बंदे क़यादत सदर के करीब एक नए ग्रुप की खबरें भी आ रही हैं। कोई 20 बंदों का ग्रुप भी है, वो खटक साहब की क़यादत में एक सामने आ गया तहरीक इंसाफ के अंदर। उस ग्रुपिंग की वजह से PTI को लग रहा था कि शायद जॉइंट सेटिंग में हम ना पास करवा सकें, इसलिए अब मुशावरत का फैसला कोई हुआ है। नहीं, वो तो आपने देखा कि उस दिन अल्लाह के करम से हम अपना जो है वो आसानी से अपना पास कर गए। ग्रुप वगैरह तो पता नहीं, आपको पता होगा, ग्रुप एक ही है तहरीक इंसाफ में, वो है इमरान खान ग्रुप। बाकी तो जो कोई ग्रुप बनाएगा या कोई बनाने की कोशिश करेगा, ना तो कोई ग्रुप है ना कोई ऐसी सोच है। हाँ, कुछ लोगों की जहनी इख्तरा हो सकती है, जिसमें समर साहब आपने भी कोई रात को ख्वाब देख लिया होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मैंने ख्वाब तो नहीं देखा, ये ख्वाब खटक साहब ने शायद देख लिया। ये खबरें जो आ रही हैं कि उनकी क़यादत में कोई ग्रुप जो है, कोई मुतालबात है उनके जिस पे वो ग्रुप बना है। ये सर आपको मुशावरत वगैरह नहीं होती तो फिर ये कैसे चलेगा मामला सारा? वो तो कह रहे हैं एक्ट के साथ हम पास कर लेंगे, कैसे रोकेंगे इसको आप? मौजूदा चेयरमैन नैब को अगर वो ले आते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, अगर इस तरह इन्होंने बुलडोज करना है पार्लियामेंट्री सिस्टम को और उसमें पार्लियामान में लेके नहीं आते और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बुलडोज करते हैं जो अमल है लेजिस्लेशन का। अभी तक तो नैब कानून में तरमीम का कोई बिल जो है ना वो कौमी असम्बली में है ना सेनेट में है, तो जॉइंट सेशन में तो डायरेक्टली जा नहीं सकेगा। अब रही बात ऑर्डिनेंस की, तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के अहम फैसले जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को बाईपास करके करे। इस पे पहले कोर्ट के डिसीजंस भी हैं ददार अली शाह साहब वाले केस में, जिसमें अदालत उज़्मा कह चुकी है कि ये जो इनकी जो कंसल्टेशन है ये पर्पसफुल और मीनिंगफुल होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने बात की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। अली मोहम्मद खान साहब जरा अपने दामन में भी झांकिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती जो है वो वजीर आजम साहब कर रहे हैं, और वजीर आजम साहब जो हैं वो खुद वहां पे पेश हुए हैं। उनकी पार्टी का फॉरेन फंडिंग का केस है। हमने बात की इसलिए कि कानून में लिखा हुआ है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर सर आपका पॉइंट आ गया, पैसों में फर्क पड़े, इसमें बड़ा बहुत ज्यादा गंद आपका पॉइंट आ गया सर। मैं जरा ये कायरा साहब से भी इस पे राय क्लियर। कायरा साहब, मौजूदा चेयरमैन नैब को अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन देती है, मान लेंगे इस फैसले को या फिर किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं होगा?
बिल्कुल नहीं होगा जी, अपोजिशन की कोई जमात भी नहीं मानेगी और शायद हुकूमत के अपने अंदर से बहुत सारी वॉइसेस ये उठ जाए कि वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन पहले तो जरा ये गौर कीजिए ना कि गवर्नमेंट का रवैया क्या है। अगर फर्ज करें इन्होंने एक्सटेंशन देनी है तो भी उनकी मुद्दत कब खत्म होने वाली है, ये अमल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। इसकी लेजिस्लेशन मूव करनी है तो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, सेनेट का इजलास हो रहा है, इसमें लेजिस्लेशन मूव हो जाती कि जी पता चल, अगर इरादा था, अगर इन्होंने लेजिस्लेटिव बिजनेस के जरिए ये करना है, कुछ करने का, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं उनका इरादा क्या है। और अब डेडलॉक पर ले जाना चाहते हैं कि आखिरी दिन तक मुशावरती अमल आपने करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त तक मेंबर है असेंबली के, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अपोजिशन सारी उनके साथ है। लिहाजा आईनी तकाजा है आप आइन को कुछ ना समझे, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे, उसको बाईपास करेंगे, आप अपने इरादे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन जो है ये मेलाफाइडी करार देके सुप्रीम कोर्ट में चंद दिनों के अंदर स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेयरमैन नैब को लेके आती है मौजूदा वाले को अपोजिशन से कंसल्टेशन के बगैर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। ये कहना है अपोजिशन की जमातों का। आज में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।